गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत अथवा राज्यों का उदय एवं नगरीकरण से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। जो इस टॉपिक का ये पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 कराया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं किया है वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिशुपाल जो पुराणों के अनुसार कृष्ण का शत्रु था, निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबद्ध था? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए साक्य, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी मल्ल, ऑप्शन डी चेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेल कराना है। देखिए, वत्स की राजधानी क्या होगी? देख लीजिए, सुमेल करा लीजिए। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, डी हो जाएगा हमारा। और उसके बाद है चेदी की राजधानी हो जाएगी, एक सेकेंड, चेदी की राजधानी सुक्तिमती। ठीक है, चेदी की राजधानी क्या होगी? सुक्तिमती। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है मल्ल की राजधानी हो जाएगी कुशीनगर। और उसके बाद है कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा DABC। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचाल कुल में 5 वंश थे। क्या थे? पांचाल कुल में 5 वंश थे। निम्न में से कौन सा उनमें से नहीं था? देखिए, ऑप्शन ए है क्रीवी, ऑप्शन बी है तुर्वस, ऑप्शन सी है संजय, ऑप्शन डी है अनु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनु। जो पांचाल कुल में 5 वंश थे उनमें से निम्न में से कौन सा है जो उनमें से नहीं था? तो अनु है जो उनमें से नहीं है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कराना है। देखिए, आइए इसको सुमेल करा लें। अब पांचाल का हो जाएगा अहिछत्र। ठीक है, अहिछत्र हो जाएगा। और मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। और सूर्यसेन हो जाएगा मथुरा से, सूर्यसेन मथुरा। और अस्सक हो जाएगा पोताली। तो इस तरह से हमारा आंसर जो सही होगा BCAD। देखिए किस ऑप्शन में है, BCAD। देखिए हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ मिलता है हमें BCAD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकाव्य महाभारत के नायक कृष्ण निम्न में से किस वंश के थे? ऑप्शन ए अंधक, ऑप्शन बी वृषणी, ऑप्शन सी महाभोज, ऑप्शन डी है देवव्रत। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी वृषणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि निम्नलिखित में से किस महाजनपद के निवासी थे? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी काम्बोज, ऑप्शन सी वत्स, ऑप्शन डी अवंती। इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जीवक रामवन प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक द्वारा दान में प्रदत्त विहार पाया गया? ऑप्शन ए क्या है? राजगृह, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है काशी, और ऑप्शन डी क्या है? देखिए ऑप्शन डी है श्रावस्ती। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए राजगृह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोषिता राम विहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित है?
क्वेश्चन क्या है एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। घोषिताराम बिहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित है? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी है साकेत। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आम्रपाली आम्रपाली गणिका के कारण वैशाली की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए राजगृह के निगम निम्नलिखित में से किसे अपनी प्रधान गणिका नियुक्त किया था? ऑप्शन देखिए, नैनावती, ऑप्शन बी है शीलावती, ऑप्शन सी है चंपावती और ऑप्शन डी है लीलावती। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाजनपद की चर्चा, देखिए क्वेश्चन 10 है हमारा, निम्न में से किस महाजनपद की चर्चा अधिकांश प्राचीन पाली ग्रंथों में की गई है? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी कोसल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोसल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बुद्ध के समकालीन पुराण कश्यप ने 6 जातियों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति उन 6 जातियों में शामिल नहीं थी? हमें ये देखना है कि कौन सी 6 जातियां हैं जो उनमें से 6 जातियों में से शामिल नहीं थी। देखिए ऑप्शन ए है काली जाति, कन्हाभ जाति, ऑप्शन बी है नाली जाति, नीलाभ जाति, ऑप्शन सी है लाल जाति, लोहिताभ जाति और ऑप्शन डी है सीमांत जाति और सीमांताभी जाति। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी सीमांत जाति या सीमांताभी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की शासन व्यवस्था राजतंत्र से बदलकर गणतंत्रात्मक हो गई थी? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनें। ऑप्शन ए मल्ल, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन 3 है कंबोज, ऑप्शन डी है 4 है अवंती। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की शासन व्यवस्था राजतंत्र से बदलकर गणतंत्रात्मक हो गई थी? तो जिनकी गणतंत्रात्मक राज व्यवस्था हो गई थी वो शासन व्यवस्था वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो वो मल्ल हो गए, ठीक है, नंबर 2 जो है पांचाल हो गए और नंबर 3 हो गए कंबोज। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 1, 2 और 3। देखते हैं 1, 2, 3 किस में है। 1, 2, 3 देखिए किस में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। क्या आंसर सही होगा हमारा? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस नगर में ऐसी नगर योजना मिली है जो लगभग पूर्ण वर्गाकार है? ऑप्शन ए संकिसा, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी है शिशुपालगढ़। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी शिशुपालगढ़। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण के द्वितीय चरण का कौन सा नगर विशालतम क्षेत्रफल में फैला हुआ था? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है राजगृह और ऑप्शन डी क्या है? देखिए ऑप्शन डी है, देख लीजिए ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ठीक है, हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राचीन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का संदर्भ प्राप्त होता है। इनमें से कितने जनपद यहाँ गंगा घाटी में स्थित हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी है 4।
तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 4। ठीक है, हमारा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित नगरों में से किस नगर को गांगेय संस्कृति का पहला महानगर होने का महत्व प्राप्त है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग और मगध महाजनपदों के निवासियों को निम्नलिखित में से किस कारण से हे दृष्टि से देखा जाता था? ऑप्शन ए देख लीजिए, क्योंकि वो कृष्ण वर्ण के थे, और ऑप्शन बी है क्योंकि वह उन वस्तुओं का व्यापार करते थे जिनका व्यापार ब्राह्मण धर्मी स्मृतिकारों ने निषिद्ध बताया था। और आगे देखिए, क्योंकि वो बुद्ध का समर्थन करते थे। क्या था? क्योंकि वो बुद्ध का समर्थन करते थे। ऑप्शन डी क्या है? क्योंकि वो अनीश्वरवादी थे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, क्योंकि वह उन वस्तुओं का व्यापार करते थे जिनका व्यापार ब्राह्मण धर्मी स्मृतिकारों ने निषिद्ध बताया था। इस तरह से हमारा आंसर क्या सही है? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रथम साधारण अनुयायी या उपासक कौन था? ऑप्शन ए वाराणसी का गवम्पति, ऑप्शन बी वाराणसी का यश, ऑप्शन सी श्रावस्ती का अनाथ पिंडक, और ऑप्शन डी है उत्कल के तपस्वी और भल्लिक। कौन? उत्कल के तपस्वी और भल्लिक। इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी के यश। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मानवीय प्रयास निष्प्रभावी होते हैं, यह घोष वाक्य प्राचीन भारतीय इतिहास के किस धार्मिक संप्रदाय का है? ऑप्शन ए आजीवक का, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन का, ऑप्शन सी है जैन धर्म का, और ऑप्शन डी है शैव संप्रदाय का। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग कि मानवीय प्रयास निष्प्रभावी होते हैं, ये घोषवाक्य प्राचीन भारतीय इतिहास के किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो ये है आजीवक संप्रदाय का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के संगठन का स्वरूप निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से लिया गया था? ऑप्शन ए है गण संघ व्यवस्था से, ऑप्शन बी है जन के वैदिक कालीन संगठन से, ऑप्शन सी है समकालीन राजतंत्र के संगठन से, और ऑप्शन हमारा डी है यज्ञों के अनुष्ठान के समय पुरोहितों के अनुक्रम से। ठीक है, इसमें से हमारा क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हमारा होगा गण संघ व्यवस्था से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सही आंसर क्या होगा? गण संघ व्यवस्था से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन की लोकप्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए राज्य द्वारा संरक्षण, ऑप्शन बी है उसका सामाजिक दर्शन, ऑप्शन सी है इसके द्वारा समकालीन सामाजिक व्यवस्था का पूर्ण तिरस्कार, और ऑप्शन डी है संघ की स्थापना। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है इसके द्वारा समकालीन सामाजिक व्यवस्था का पूर्ण तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारियों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए इस धर्म में व्यापार को आजीविका का वैध साधन माना गया था, इसने ऋण के लेन देन और सूदखोरी को वैध बना दिया था। ऑप्शन आगे देखिए, ऑप्शन सी है मगध और अंग के निवासी कुछ विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के कारण हे दृष्टि से देखे जाते थे। ऑप्शन डी है साम्रांत व्यापारियों को सामाजिक रूप से क्षत्रियों के समतुल्य स्थान दिया जाने लगा था। इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? देख लीजिए, इसमें
क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिए कि व्यापारियों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था। हमें बताना है कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था। तो इसमें कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था, एक बार देख लीजिए। ये जो ऑप्शन ए है, इस धर्म में व्यापार को आजीविका का वैध साधन माना गया था। ये तो करेक्ट है, सही है। और उसके बाद दूसरा है कि इसने ऋण लेन देन और सूदखोरी को वैध बना दिया था। ये भी कारण था, ठीक है। और ऑप्शन सी है, मगध और अंग के निवासी कुछ विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के कारण है दृष्टि से देखे जाते थे, ठीक है। और चौथा क्या है, साम्रांत व्यापारियों को सामाजिक रूप से क्षत्रियों के समतुल्य स्थान दिया जाने लगा था। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात को लेकर ब्राह्मणवाद और बौद्ध दर्शन एक दूसरे से एक मत हैं। आइए क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, राजा द्वारा कर प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन बी है, धार्मिक केंद्रों की देखरेख के संबंध में राजा का अधिकार। और ऑप्शन सी है, वर्ण जाति पर आधारित सामाजिक श्रेणियाँ। और 4 ऑप्शन है हमारा, अहिंसा संबंधी मुद्दे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बात को लेकर ब्राह्मणवाद और बौद्ध दर्शन एक दूसरे से एक मत है। तो यह है राजा द्वारा कर प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में राजत्व की उत्पत्ति के संबंध में पहली बार उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए, सूक्त निपात। ऑप्शन बी, दीघ्य निकाय। और ऑप्शन सी है महावस्तु। ऑप्शन डी है महावंश। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर होगा दीघ्य निकाय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, दीघ्य निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, राजत्व की उत्पत्ति के बारे में सर्वाधिक प्राचीन आख्यान निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन बी, दीघ्य निकाय। ऑप्शन सी, भगवती सूत्र। ऑप्शन डी, ऊसग दासाओं। इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। जो राजत्व की उत्पत्ति के बारे में जो सर्वाधिक प्राचीन आख्यान मिलते हैं वो किस ग्रंथ से मिलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में स्वतंत्र गणतंत्रों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। ऑप्शन ए, सभा। ऑप्शन बी, समिति। ऑप्शन सी, परिसा। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी देख लीजिए, गण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिसा। ठीक है, इसका राइट आंसर परिसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणराज्यों के प्रमुखों को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं दी जाती थी। जो गणराज्यों थे, गणराज्यों के प्रमुखों को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं दी जाती थी। ऑप्शन ए, गणपति। ऑप्शन बी, संघमुख। ऑप्शन सी, गणज्येष्ठ। ऑप्शन डी है सम्राट। तो इसमें से कौन सी उपाधि है जो नहीं दी जाती थी, वो है सम्राट की उपाधि। इन्हें सम्राट की उपाधि नहीं दी जाती थी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट में गणराज्य प्रकार के राज्य प्रणाली में प्रयुक्त तकनीकी शब्द दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंध प्रकार के बारे में उल्लेख है। उन्हें सुमेलित करें और दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनें। आइए इसे हम मैच कराते हैं। आसन प्रज्ञापक, आसन प्रज्ञापक हैं जो, तो ये हो जाएंगे साधन निर्धारित करने वाला। और उसके बाद है शलाकागाहपक, तो ये हो जाएंगे मत पत्र संग्राहक। और उसके बाद कौन है, देख लीजिए, गणपूरक। गणपूरक जो हैं ये हो जाएंगे, गणपूरक हो जाएंगे सचेतक, हिप। और उसके बाद कौन है, उभाहिक। उभाहिक जो हैं वो कौन है, जनमत संग्रहण है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा CDBA, CDBA। देखिए किसमें है, इस तरह हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मगध के किस राजा
पौराणिक ऋषि विश्वामित्र से की गई है, तुलना की गई है। निम्न में से किस मगध की किस राजा की तुलना जो है पौराणिक ऋषि विश्वामित्र से की गई है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बिंबिसार, और ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है महापद्मनंद, और ऑप्शन डी है कालाशोक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महापद्मनंद। ठीक है, हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिंबिसार के आक्रमण का शिकार हो गया? ऑप्शन ए वज्जी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी अंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वज्जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। देखिए, मौर्यों के उत्थान काल के दौरान घटी घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम था? ऑप्शन ए है अंग का अधिग्रहण, कौशल का अधिग्रहण, वज्जी का अधिग्रहण और अवंती का अधिग्रहण। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बी है कौशल का अधिग्रहण, अंग का अधिग्रहण और वज्जी का अधिग्रहण, अंग का अधिग्रहण। और सी है वज्जी का अधिग्रहण, अंग का अधिग्रहण और अवंती का अधिग्रहण और कौशल का अधिग्रहण। ऑप्शन डी है अंग का अधिग्रहण, अवंती का अधिग्रहण, वज्जी का अधिग्रहण और कौशल का अधिग्रहण। इस तरह हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अंग का अधिग्रहण, कौशल का अधिग्रहण, वज्जी का अधिग्रहण एवं अवंती का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंडी और आकाशी राज्याधिकार निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए गणिका पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी है टकसाल पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी है कर संग्रह, ऑप्शन डी है न्यायिक उद्घोषणाएं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर संग्रह। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कर संग्रह, हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन था कि तुंडी और आकाशी राज्याधिकार निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित थे? तो वे कर संग्रह से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने बुद्ध को सेना की कमान संभालने का प्रस्ताव दिया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, और ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है पसेंदी, ऑप्शन डी है चेटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए बिंबिसार। कौन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकारों ने मगध के किस राजा के लिए उग्रवादी शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है धननंद, ऑप्शन डी है अशोक मौर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है हमें बताना है। ऑप्शन ए है सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था, और ऑप्शन बी है सभी महाजनपद पूर्वी भारत में स्थित थे, ऑप्शन सी है महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, और ऑप्शन डी है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का सूचीबद्ध किया गया था। क्या किया था? 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद बड़े राज्य निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी, और ऑप्शन बी है नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था, और ऑप्शन 3 देखिए, ऑप्शन इसमें हमें ए और बी ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है, उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी,
सही है, करेक्ट है। और नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था, तो ये भी सही है। इस तरह 1 और 2 दोनों सही है। ये किस में है देख लीजिए। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपद को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए अंग, मगध, काशी, कोसल, मत्स्य, और बी ऑप्शन है अंग, मगध, कोसल, काशी, मत्स्य। ऑप्शन सी है मगध, अंग, काशी, कोसल और मत्स्य। ऑप्शन डी है मगध, काशी, अंग, मत्स्य और कोसल। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंग, मगध, काशी, कोसल और मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कराना है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि अंग की राजधानी क्या है। अंग की राजधानी है चंपा। ठीक है, और उसके बाद मगध की राजधानी है, देखते हैं, राजगीर। और उसके बाद है क्या है? उसके बाद काशी की राजधानी हो जाएगी वाराणसी। और कोसल की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। तो इस तरह से हमारा 2, 3, 1, 4 आंसर सही होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन सही होगा सी, 2, 3, 1, 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना हमें? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए वह मगध का वास्तविक संस्थापक था, उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन सी उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी। और ऑप्शन डी है कि उसने राज्य वैद्य जीवक को अवंती राज्य चंड प्रदोत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। तो इसमें से हमारा कौन सा कथन सही? हमारा इसमें ऑप्शन जो सही है वो है उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी। ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी सही होगा, क्योंकि पूछा गया है कि बिंबिसार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यही सी ऑप्शन जो है ये असत्य है। उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी, ये बात असत्य है, इसलिए आंसर सही है। बाकी के जो हमारे ऑप्शन है कि वहाँ मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो सब सही है। फर्स्ट ए और बी और डी ऑप्शन सही है, सी इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1, हर्य कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया। नंबर 2, एकराट उपाधि महापद्म ने धारण की थी। नंबर 3 है शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। इसमें से हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन कौन सा सही है, देख लीजिए। इसमें हमारा सही है 1, 2 एवं 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका 1, 2, 3 सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हथियारों का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया था? क्वेश्चन नंबर 41 है जो हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को पहले ध्यान से पूरा पढ़िए। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? ठीक है, और आइए इसके एग्जाम्पल ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है कलिंग, ऑप्शन डी है लिच्छवी। बताइए इसमें सबसे अधिक बड़े पैमाने पर युद्धों में हाथियों का प्रयोग किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मगध। ठीक है, मगध आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य पड़ता था। नंबर 3, इसकी दोनों राजधानियाँ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। अब हमें देखना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ये हमारा एक सेकेंड देखिए, इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए। आइए अपने ऑप्शन देखिए। उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे, सही है। दूसरा, यहाँ उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य पड़ता था, ये भी सही है। इसकी दोनों राजधानियाँ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं। इस तरह हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अब 43 क्वेश्चन देख लीजिए। 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यहाँ हमें बताना है कौन सा असत्य है। तो नंबर 1, किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। क्या ये असत्य है या सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। भी, पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं, ये भी क्या है? सत्य है। भोजक गांव का मुखिया कहलाता था, ये भी सत्य है। ये हमारे तीनों ऑप्शन क्या हैं? फर्स्ट ए, बी और सी, ये तीनों ही सत्य हैं। पर हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? असत्य कथन पूछा गया है। तो आइए अगला देख लेते हैं। ये है सत्यमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ था, तो ये असत्य है और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6ठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस काल में वाणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। नंबर 2, वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था। और नेक्स्ट देखिए, इस काल में धातु के सिक्के का प्रचलन आरंभ हो गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो आइए पहले सारे कथन को फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, कथन ए, इस काल में वणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था, ये सही है। वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था, ये भी सही है। और हमारा थर्ड जो ऑप्शन है, इस काल में धातु के सिक्के का प्रचलन आरंभ हो गया था, ये भी सही है। इस तरह हमारा आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड का आरंभ काल था। नंबर 2, यह भारत का द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता था। और नंबर 3 है, इस काल में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। अब इसमें हमारा देख लीजिए कौन सा कथन सही है। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। फर्स्ट और सेकंड, तो इस तरह से हमारा कूट में आ जाइए। फर्स्ट सेकंड देखिए किस में है? सी ऑप्शन, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए, चंद्रप्रद्योत अवंती सुमेलित है, बताएं आप लोग। सुमेलित है। प्रसेनजीत काशी नहीं सुमेलित है। अजात शत्रु और मगध सुमेलित है। इस तरह से 1 और 3 सुमेलित है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बिंबिसार ने उसे योगदान के आधार पर राजा बनाया था। और नंबर 2 है, उसने काशी और वैशाली राज्यों को अपने राज्य में मिलाया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले कौन सा हमें सही पूछा गया है? ठीक है, यहाँ पे सही पूछा गया है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था, ऐसा था? नहीं था। उसने काशी और वैशाली राज्यों को अपने राज्य में मिलाया था, ये सही था।
तो इस तरह से हमारा केवल जो सही होगा वो 2 सही होगा। देखिए इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बी में केवल 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कौन से युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे सुमेलित है, देखिए कौन से, एक सेकेंड इसको ऊपर कर लीजिए ताकि करने में आसानी हो। अब बताएं यहाँ पे केवल मल्ल, देखिए मल्ल कुशीनारा सही है, और उसके बाद हमारा सही है ये वत्स हमारा इनकरेक्ट है। लिच्छवी का वैशाली ये भी सही है। इस तरह हमारा 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। और नंबर 2 है गण और संघ, गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था? बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इस तरह हमारा आंसर ए सही है। आइए देखें केवल एक किस में है? ए में है। इस तरह हमारा आंसर जो होगा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आइए क्वेश्चन कर लीजिए। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? ऑप्शन ए अच्छी उपज, ऑप्शन बी लोहे की खदानें, ऑप्शन 3 है गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, ऑप्शन 4 है जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए। पहले यहाँ आ जाइए, इस तरह से हमारा जो पहले इसे देखिए फिर मैच कराएंगे। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? अच्छी उपज सही है, लोहे की खदानें करेक्ट है, तीसरा है गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन सही है, चौथा है जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। इस तरह हमारे 1 2 3 4 चारों सही हैं, और हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 1 2 3 4 डी नंबर। और इस तरह से आज की ये लास्ट क्लास है, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्लास नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और नेक्स्ट पार्ट हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।